30 जुलाई 1945 की काली रात में पैसिफिक ओशन की गहराइयों में पूरे जोश से फिलीपींस की जानिब बढ़ते हुए यूएसएस इंडियाना पोलिस क्रूजर में एक जोरदार धमाका होता है और 12 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका का ताकतवर तरीन क्रूजर पानी में डूब जाता है। अमेरिकन नेवी के सोल्जर्स और इस अजीम जहाज के क्रू मेंबर्स अपनी अपनी जान बचाने के लिए तैर तो रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि इर्द गिर्द मंडलाती मौत के जबड़ों से बच निकलना अब मजीद मुश्किल होने वाला था। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े शार्क अटैक की, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला डाला था। दोस्तों, यूएसएस इंडियाना पोलिस अमेरिका के सबसे पावरफुल क्रूजर्स में से एक था, जिसे 7 नवंबर 1931 को लॉन्च किया गया था। इस हैवी क्रूजर की लंबाई लगभग 186 मीटर थी। इस क्रूजर ने न जाने कितनी जंगों में हिस्सा लिया था, मगर इस बार इसका काम इंतहाई मुश्किल और टॉप सीक्रेट था। उसे कुछ ज़रूरी सामान जापान के करीब मौजूद टीनियन नेवल बेस तक पहुंचाना था, और ये काम उसे जापानीज सबमरीन से छुपते छुपाते करना था। ये ऐसा सामान था जिसका इल्म यूएसएस इंडियाना पोलिस के कैप्टन चार्ल्स बटलर मैकेवी तक को भी नहीं था, मगर कैप्टन इस चीज़ से बखूबी वाकिफ था कि उसे ये सामान हर हाल में टीनियन आइलैंड तक पहुंचाना है। इस जहाज़ पर 1195 लोग सवार थे, जिनमें से किसी को भी बर्पा होने वाली क़यामत के बारे में अंदाज़ा ना था। 16 जुलाई 1945 ये बड़ा जहाज़ हंटर्स पॉइंट नेवल शिपयार्ड से अपने सफ़र का आगाज़ करता है। यूएसएस इंडियाना पोलिस के ज़िम्मे अब वर्ल्ड वार II का इतिहास बदलने के लिए यूरेनियम और लिटिल बॉय वेपन के कंपोनेंट्स को टीनियन आइलैंड तक पहुंचाना था, जहां दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो रहा था। ये वही बॉम्ब था जो वर्ल्ड वार II में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था, और इस हमले ने वर्ल्ड वार II का रिजल्ट एकदम बदल कर रख दिया। यूएसएस इंडियाना पोलिस अपना काम बखूबी सरअंजाम देता है और वापसी का रास्ता लेता है। अब उसे टीनियन आइलैंड से फिलिपाइन की जानिब रवाना होना था। 30 जुलाई की रात पैसिफिक ओशन के ऊपर तैरते हुए इस जहाज़ में अपने मिशन की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था, मगर उनकी खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी, क्योंकि जापानीज सबमरीन I-58 के कैप्टन हाशिमोतो ने इस जहाज़ को रडार में देख लिया था। बिना देरी के कैप्टन ने यूएसएस इंडियाना पोलिस की जानिब 6 टॉरपीडो दाग दिए। टॉरपीडो एक तरह का मिसाइल होता है जो पानी के अंदर फायर किया जाता है किसी जहाज़ को डुबोने या तबाह करने के लिए। इन 6 टॉरपीडोज में से 2 टॉरपीडो सीधा जाकर यूएसएस इंडियाना पोलिस को लगे थे। एक टॉरपीडो जहाज़ के अगले हिस्से में लगता है, जिससे जहाज़ का इलेक्ट्रिक सिस्टम और इंजन बंद हो जाता है, और दूसरा जहाज़ के सेंटर में जाकर लगता है, जहां फ्यूल और बारूद मौजूद था। उसकी वजह से जहाज़ में एक ज़ोरदार धमाका होता है और जहाज़ में एक काफ़ी बड़ा सुराख हो जाता है। देखते ही देखते जहाज़ में पानी भरने लगता है और 12 मिनट के अंदर अंदर ये जहाज़ डूब जाता है। इस जहाज़ के डूबने के साथ ही तकरीबन 300 लोग फौरन डूबकर मर जाते हैं। बाकी बच जाने वाले लोग लाइफ जैकेट्स और जहाज़ के बचे खुचे मलबे का सहारा लेकर तैरने लगते हैं, मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। ये तो एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। दोस्तों, एक दुश्मन तो उन्हें टारगेट कर चुका था, मगर अगली बारी उनके दूसरे दुश्मन की थी, जो गहरे समंदर का ही बासी था। पानी का सबसे खतरनाक शिकारी अटलांटिक ओशन की गहराइयों में सैकड़ों शार्क्स तैर रही थी। अगली सुबह का सूरज अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आया था। शार्क की जानिब से किया गया पहला हमला। एक सोल्जर को एक झटके से नीचे खींच लिया गया। पानी में खून की सुर्खी छा गई। बाकी बच जाने वाले लोगों के दिल हलक तक आन पहुंचे थे। ये तो बस हमले की शुरुआत थी, अभी मजीद भयानक हमले होना बाकी थे। जिस शार्क तक इंसानी खून की बू जाती, वो दीवाना वार अपने शिकार की तलाश में निकल जाती।
वक्फे वक्फे से शाख्स आती और इन लोगों में से कोई ना कोई उनका नवाला बन जाता। खौफ और कश्मकश में मुब्तला ये लोग अपनी अपनी जिंदगियां बचाने के लिए मुसलसल तैर रहे थे। यूं ही न जाने कितने घंटे बीत गए, इन लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। खौफ, डर, कश्मकश, भूख, प्यास, सूरज की तपश ने उन्हें बुखला दिया था। प्यास के आलम में खारा पानी पीने वालों की तबीयत मजीद बिगड़ गई थी। यहाँ तक कि कई लोगों का जहनी तवाज़ुन भी बिगड़ गया था। मजीद मुश्किल तब पेश आती है जब तीसरे रोज़ डिहाइड्रेशन और जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने की वजह से कई लोग भूख के मारे अपने साथियों को ही नोच कर खाने लगे थे। यूं हर गुजरता लम्हा लोगों की तादाद कम करता जा रहा था। मुसलसल 4 रोज़ जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला लोगों की तादाद 900 से तकरीबन 300 पर आ चुकी थी। वो भी जिंदगी की उम्मीद छोड़ने ही वाले थे कि एक मौजज़ा हो जाता है। 2 अगस्त 1945 एक अमेरिकन जहाज़ रूटीन पेट्रोलिंग करते हुए समंदर पर तेल की परत और तैरते हुए लोगों को देख लेता है। पहले पहल तो इस जहाज़ का कैप्टन समझ ही नहीं पा रहा था कि पानी में क्या है, मगर गौर करने पर उसे कई मासूम जिंदगियां अपनी जानिब मदद के लिए हाथ लहराते हुए दिखाई देती हैं। लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स अपनी बेस को फौरी तौर पर आगाह करता है। बेस की जानिब से कैप्टन को खुले पानी में जहाज़ ना लैंड करने का हुक्म दिया जाता है, मगर अपने सामने बेबस लोगों को मरता देखकर कैप्टन हुक्म को नज़रअंदाज करके पानी में जहाज़ लैंड कर देता है और इन लोगों को जहाज़ में भरने लगता है। जब जहाज़ के अंदर जगह खत्म हो जाती है तो कैप्टन जहाज़ के परों पर लोगों को बिठाकर बांध देता है, मगर जैसे ही जहाज़ को उड़ाने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा वज़न होने की वजह से ये उड़ नहीं पाता। इससे पहले कि ये लोग फिर से जीने की उम्मीद छोड़ देते, कुछ अमेरिकन नेवी के जहाज़ उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। कैप्टन अपनी बेस को पहले ही मदद का बोल चुका था। कुछ देर में अमेरिकन जहाज़ 316 लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। ये लोग बच तो गए थे, मगर यूएसएस इंडियानापोलिस की ट्रेजेडी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यूएसएस इंडियानापोलिस का डूब जाना अमेरिका के लोगों, मरने वालों की फैमिलीज़ और मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका में कोहराम मच चुका था। गुस्से और दुख में डूबे लोग नेवी से जवाब मांग रहे थे। अमेरिकन नेवी पर अवाम और मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा था। अमेरिकन नेवी की तारीख के इस बदतरीन हादसे की जिम्मेदारी किसी के सर तो डालनी ही थी। भलाकर यूएसएस इंडियानापोलिस के कैप्टन चार्ल्स पर सारा मलबा डाल दिया गया और कैप्टन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जहाज़ को हमले से बचाने के लिए जिग-जैग पैटर्न में क्यों नहीं चलाया गया। दुश्मन को जहाज़ को निशाना बनाने का मौका मिल गया। ये इल्ज़ाम अभी सवालों के ही घेरे में था, क्योंकि कैप्टन अपनी सफाई में कह चुका था कि सफ़र शुरू करने से पहले उसकी जानिब से की जाने वाली डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट की मांग को भी खारिज कर दिया गया था और ना ही कंट्रोल रूम की जानिब से उसे जापानीज सबमरीन्स की मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। अदालत में पेशी के दौरान गवाही के लिए यूएसएस इंडियानापोलिस को निशाना बनाने वाले कैप्टन हाशिमोतो को भी बुलाया गया। यहाँ तक कि हाशिमोतो ने कहा कि जिग-जैग पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी यूएसएस इंडियानापोलिस पर हमला करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट थी, मगर कैप्टन को फिर भी मुजरिम मानते हुए सज़ा सुना दी गई। मेंटल और सोशल प्रेशर ने कैप्टन की दिमागी हालत पर काफ़ी गहरा असर डाला था। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मरने वालों की फैमिलीज ने अपने तमाम तर गुस्से का निशाना कैप्टन को बना डाला, जिसकी वजह से कैप्टन डिप्रेशन का शिकार हो गया और 6 नवंबर 1968 को खुद को शूट कर लिया। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 1996 में स्कॉट हंटर नामी 11 साल के बच्चे ने यूएसएस इंडियानापोलिस के भयानक हादसे पर एक स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के लिए इस हादसे में बच जाने वाले लोगों से बातचीत की और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज किया गया, जिससे हंटर इस नतीजे पर पहुंचा कि कैप्टन पर लगाया गया इल्ज़ाम सरासर गलत था। जैसे ही ये रिसर्च मीडिया तक पहुंची, एक बार फिर से अमेरिका में तहलका मच गया। अब अमेरिकन गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है और सन 2000 में कैप्टन चार्ल्स को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है
اور اس حادثے کی ذمہ داری نیوی پر ڈال دی جاتی ہے۔ کیپٹن کو انصاف تو مل گیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔